नमस्कार। तो कभी सोचा है कि जब मन में सामाजिक घबराहट हो, तो क्या उसका सामना करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है? आज हम सोशल एंजाइटी यानी सामाजिक चिंता को समझने की एक बड़ी दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे आधुनिक मिलिट्री चिकित्सा की जो सटीकता है और योग का जो सदियों पुराना ज्ञान है, ये दोनों मिलकर हमें एक बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं। ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है और इसका जवाब सिर्फ शर्मीलापन नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरा एहसास है। एक ऐसी चिंता जो किसी पार्टी में जाने या स्टेज पर बोलने के सिर्फ ख्याल से ही शुरू हो जाती है। आइए इस डर की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जरा इस पर सोचिए, दुनिया की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी में कभी न कभी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का सामना करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास, हमारे दफ्तरों में, हमारे परिवारों में लाखों करोड़ों लोग चुपचाप इस चुनौती से जूझ रहे हैं। और यही बात इसे सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में से एक बना देती है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात समझने की है। ये कोई कह सकते हैं चारित्रिक दोष नहीं है या किसी की कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक वास्तविक मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए शर्म नहीं बल्कि समझ और सही समर्थन की जरूरत होती है। ये करियर की ग्रोथ रोक सकता है, दोस्ती बनाने में मुश्किल पैदा कर सकता है और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से भी दूर कर सकता है। तो आज हम किस सफर पर निकलने वाले हैं, ये रहे हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु। हम इन 5 पड़ावों से गुजरते हुए इस विषय की हर परत को खोलेंगे ताकि एक पूरी और साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये सोशल एंजाइटी है क्या? जब हम इसे सही ढंग से परिभाषित कर लेंगे, तभी तो हम इसके समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इस परिभाषा का जो सार है वो समझिए। डर असल में उस जगह या उन लोगों से है ही नहीं। डर तो इस बात का है कि वो लोग आपके बारे में क्या राय बनाएंगे। ये वो लगातार चलने वाली चिंता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, कहीं लोग मुझ पर हंस ना दें या मैं बेवकूफ ना लगूं। यही लोग क्या सोचेंगे का डर है जो दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है। और होता क्या है कि ये डर सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों तक ही नहीं रहता, नहीं, ये धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुसपैठ कर लेता है। जैसे ऑफिस की मीटिंग में अपना आइडिया रखने से हिचकिचाना, किसी पार्टी में जाने से बचने के लिए बहाने बनाना या किसी से आंख मिलाकर बात करने में भी घबराहट महसूस करना। और धीरे धीरे लोग इन सब स्थितियों से बचने लगते हैं और उनकी दुनिया सिमटती चली जाती है। तो जब ये डर इतना बढ़ जाता है कि जिंदगी पर असर डालने लगता है, तो फिर इसकी पहचान कैसे होती है? चलिए अब ये देखते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इसका निदान कैसे करते हैं। देखिए, इसमें 2 बातें हैं जो बहुत अहम हैं। पहली तो ये कि ये डर कोई चंद दिनों या हफ्तों की बात नहीं है, बल्कि ये कम से कम 6 महीने या उससे भी ज्यादा समय तक लगातार बना रहता है। और दूसरी बात, ये डर सिर्फ मन तक ही नहीं रहता, बल्कि ये व्यक्ति के काम, पढ़ाई और रिश्तों पर भी बुरा असर डालता है। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तब जाकर इसे क्लिनिकल डायग्नोसिस माना जाता है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प तरीके से दिखाती है कि सोशल एंजाइटी सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि ये 4 अलग-अलग स्तरों पर असर डालती है। संज्ञानात्मक यानी सोच के लेवल पर, मन में हमेशा नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। शारीरिक स्तर पर, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है। व्यवहार में व्यक्ति उन स्थितियों से बचने लगता है। और भावनात्मक रूप से शर्म और झिझक की भावनाएं हावी रहती हैं। ये चारों मिलकर एक ऐसा चक्र बना देते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगने लगता है। अच्छा, तो जब एक बार निदान हो गया, पहचान हो गई, तो सवाल उठता है कि भाई अब आगे क्या? तो आइए अब देखते हैं कि आधुनिक चिकित्सा इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें कौन-कौन से समाधान देती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो मेडिकल साइंस का मानना है कि ये समस्या हमारे दिमाग के काम करने के तरीके और हमारे सोचने के पैटर्न से जुड़ी हुई है। मतलब हमारा दिमाग सामाजिक स्थितियों को असल से कहीं ज्यादा खतरनाक समझने लगता है और खुद को लेकर हमारी सोच भी बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो जाती है। इसीलिए इलाज भी इन्हीं 2 चीजों पर फोकस करता है। दवाइयाँ हाँ, उपचार का एक अहम हिस्सा हो सकती हैं, खास तौर पे तब जब चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। SSRIs जैसी दवाइयाँ दिमाग में सेरोटोनिन नाम के केमिकल का संतुलन सुधारती हैं। ये वही केमिकल है जो हमारे मूड और चिंता को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे डर की जो तीव्रता है वो कम होती है और व्यक्ति थेरेपी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाता है।
और ये स्लाइड ये उपचार के दूसरे और शायद सबसे ताकतवर स्तंभ CBT को दिखाती है। और ये समझिए कि ये सिर्फ बातें करना नहीं है, ये एक तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। पहले कदम में थेरेपिस्ट उन नकारात्मक विचारों को पहचानने और चुनौती देने में मदद करता है, जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं। दूसरे कदम में व्यक्ति को धीरे धीरे और एक सुरक्षित माहौल में उन्हीं डरावनी स्थितियों का सामना करना सिखाया जाता है। और तीसरे कदम में अगर जरूरत पड़े तो बातचीत करने के कौशल को भी सुधारा जाता है। अब चलिए अपना नजरिया थोड़ा बदलते हैं और एक ऐसे प्राचीन ज्ञान की तरफ मुड़ते हैं जो इस पूरी समस्या को एक बिल्कुल ही अलग ढंग से देखता है। ये है योग का दृष्टिकोण, जो मन और शरीर को एक साथ साधने की बात करता है। योग दर्शन के मुताबिक जो असल समस्या है वो बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर है। सामाजिक चिंता तब पैदा होती है जब हम अपनी एक खास छवि से, जैसे मैं परफेक्ट हूँ या मैं कभी गलती नहीं करता, बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और इस बात से डरने लगते हैं कि कहीं ये छवि टूट ना जाए। मतलब ये इस बात से जुड़ा है कि हम खुद को कैसे देखते हैं और दूसरों की राय को कितना ज़्यादा महत्व देते हैं। तो योग इसका हल लक्षणों को दबाने में नहीं ढूंढता, बल्कि अंदर से एक संतुलन बनाने में खोजता है। जैसे आसन या जो योग मुद्राएं हैं वो शरीर में एक स्थिरता और आत्मविश्वास लाती हैं। प्राणायाम यानी सांस लेने की जो तकनीकें हैं वो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, जिससे घबराहट कम होती है। और ध्यान हमें हर पल खुद को जज करने की आदत से निकालकर वर्तमान में जीना सिखाता है। ये तनाव को संभालने के लिए अंदरूनी तौर पर खुद को तैयार करने जैसा है। तो अब हमारे सामने दो बहुत ही शक्तिशाली रास्ते हैं, एक जो विज्ञान पर आधारित है और दूसरा प्राचीन ज्ञान पर। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें इनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या फिर क्या ये दोनों दृष्टिकोण एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। ये स्लाइड इन दोनों नजरियों के बीच का जो मूल अंतर है उसे बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। देखिए, एक तरफ है आधुनिक चिकित्सा जो समस्या के क्या और क्यों पर काम करती है, यानी लक्षणों को कम करना और नकारात्मक सोच को बदलना। वहीं दूसरी तरफ योग कैसे पर काम करता है, यानी शरीर और मन को इतना मजबूत और संतुलित बनाना कि बाहरी परिस्थितियां उस पर हावी ही ना हो सकें। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी ताकत है। आधुनिक चिकित्सा जैसे दवाइयाँ और CBT निस्बतन तेजी से असर दिखा सकती हैं और गंभीर लक्षणों में बहुत मददगार होती हैं। वहीं दूसरी तरफ योग का असर थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन जो बदलाव आता है वो ज्यादा गहरा और स्थायी हो सकता है। लगातार अभ्यास से रिलैप्स यानी समस्या के वापस आने का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अंदर से मजबूत हो चुका होता है। और यहीं पर भविष्य का रास्ता छिपा हुआ है, एक ऐसा एकीकृत नजरिया जहां ये दोनों रास्ते एक साथ आकर मिलते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ CBT जहां हमारे गलत विचारों को बदलना सिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्राणायाम उस दौरान जो शारीरिक घबराहट होती है उसे शांत कर रहा है। ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे एक ज्यादा असरदार और संपूर्ण उपचार योजना बन सकती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि मानसिक कल्याण का भविष्य क्या है? क्या वो डॉक्टर के लिखे एक नुस्खे में है, या रोज किए जाने वाले अभ्यास में, या फिर असली जवाब इन दोनों के एक सुंदर संतुलन में छिपा है, जहां आधुनिक विज्ञान की ताकत और प्राचीन ज्ञान की गहराई मिलकर हमें सिर्फ ठीक नहीं करते, बल्कि सही मायनों में स्वस्थ और संतुलित बनाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।